अनिल अंबानी की सारी कंपनीज पर मिला जुलाकर कर्ज था 1,72,000 करोड़ रुपए का। इन्होंने सिर्फ इंडियन बैंकों से नहीं बल्कि चाइनीज बैंकों से भी कर्ज लिया था। अनिल को अब लगने लगा कि उनके सारे बिजनेस फेलियर्स के पीछे कोई और नहीं बल्कि मुकेश अंबानी का ही हाथ है। अनिल को जेल जाने से बचाने के लिए उनकी मां कोकिलाबेन अंबानी फाइनली मुकेश अंबानी से मदद मांगती हैं। ये अंबानी फैमिली के लिए बहुत बड़ा झटका था। क्या यहाँ कोई अनिल अंबानी की जान लेने की कोशिश कर रहा था? तो हेलो यूट्यूब वॉरियर्स, साल 2008 में अनिल अंबानी एक ऐसी पोजीशन पर थे जहां वो दुनिया के छठे सबसे अमीर इंसानों में से एक माने जाते थे। उस वक्त उनकी टोटल वेल्थ 42 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुकी थी। हाँ, सही सुना, मुकेश अंबानी से भी ज्यादा। लेकिन 17 साल बाद अगर हम देखें 2025 में अनिल अंबानी की पोजीशनिंग इतनी गिर चुकी है कि वो अब कहीं भी स्टैंड नहीं करते। कर्जदार इनके पीछे पड़े हैं। कई सारे कोर्ट केसेस अनिल अंबानी के ऊपर चल रहे हैं। सभी का मतलब SCBI का 5 साल के लिए इंडियन मार्केट से बैन कर देना। तो सोच लो हालात कितने बुरे होंगे। आखिर ये सब हुआ कैसे? इस डाउनफॉल के पीछे छुपी है दो भाइयों की वो लड़ाई जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसी टकरार जिसका असर पूरे देश के पॉलिटिकल और फाइनेंशियल सिस्टम पर पड़ा और जिसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े लीडर्स भी शामिल थे। तो चलो मेरे साथ आज के वीडियो में खोलते हैं मुकेश और अनिल अंबानी की इस लड़ाई के पीछे छुपी पूरी कहानी को। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों, जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं शायद आपके लिए काफी शॉकिंग हो, लेकिन ये सब मेरी कोई बनाई हुई बात नहीं है, ना ही कोई मेरी पर्सनल ओपिनियन। जो भी फैक्ट्स हैं वही आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस वीडियो में यूज किए गए हर क्लेम, फैक्ट और स्टेटमेंट के सोर्सेज वेरीफाइड न्यूज आर्टिकल्स और बुक से लिए गए हैं और इन सब के रेफरेंसेस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस कहानी का पहला पन्ना शुरू होता है उनके पिता धीरू भाई अंबानी से, एक ऐसे इंसान से जिन्होंने अंबानी परिवार की कहानी को एक नए दौर की तरफ मोड़ा। एक वक्त था जब धीरू भाई अंबानी एक गैस स्टेशन पर अटेंडेंट की नौकरी करते थे, लेकिन 1980s तक आते आते वो इंडिया के सबसे बड़े और सबसे इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन बन गए। फरवरी 1986 की बात है जब धीरू भाई अंबानी को एक मेजर स्ट्रोक आया जिसकी वजह से उनका राइट हैंड पैरालाइज हो गया। इसी इंसिडेंट के बाद उन्होंने धीरे धीरे अपना सारा बिजनेस अपने दोनों बेटों मुकेश और अनिल अंबानी को सौंपना शुरू किया। मुकेश अंबानी थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के थे और इसी वजह से उन्होंने अपना पूरा ध्यान बिजनेस ऑपरेशंस पर लगाया और उनकी एक्सपर्टीज थी बड़े से बड़ा मेगा प्रोजेक्ट टाइम और बजट के अंदर पूरा करना। और दूसरी तरफ अनिल अंबानी का नेचर थोड़ा एक्सट्रोवर्ट टाइप का था। इसी वजह से वो रिलायंस का पब्लिक फेस बनकर सामने आए। पब्लिक रिलेशंस हो, कॉर्पोरेट अफेयर्स हो, सरकारी लॉबिंग हो या मार्केटिंग, ये पूरा का पूरा फ्रंट अनिल अंबानी ही हैंडल करते थे। साल 1991 धीरू भाई अंबानी ने मुकेश अंबानी को रिलायंस का वाइस चेयरमैन बना दिया, जबकि अनिल अंबानी कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ही बने रहे। ये एक क्लियर इंडिकेशन था धीरू भाई अंबानी की प्रेफरेंस मुकेश की तरफ थोड़ी ज्यादा थी और इंडस्ट्री में ये बात ओपनली समझी जा रही थी कि उनके बाद रिलायंस की कमांड मुकेश अंबानी ही संभालेंगे। वक्त बीतता गया और धीरे धीरे रिलायंस की अधिकतर एक्टिविटीज मुकेश के कंट्रोल में शिफ्ट होती चली गई और धीरे धीरे मुकेश ने अपने क्लोज सर्कल के लोग जैसे आनंद जैन और मनोज मोदी को रिलायंस के इम्पोर्टेंट रोल में प्लेस करना शुरू कर दिया था। आप सोच रहे होंगे धीरू भाई मुकेश को ही क्यों प्रेफर करते थे, अनिल को क्यों नहीं? इसके पीछे कई वजह थी, जिनमें से एक परिवार के अंदर चलता आया एक पुराना मतभेद भी था और इस पारिवारिक मतभेद का सबसे बड़ा कारण था टीना मुनीम का अनिल अंबानी से शादी करना। टीना मुनीम अपने समय के ग्लैमरस बॉलीवुड सेलिब्रिटी थी। पहले वो मिस इंडिया बनी और उनकी पहली फिल्म देश परदेश भी काफी हिट हुई। अनिल अंबानी और टीना मुनीम की मुलाकात एक पार्टी में हुई। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे और अनिल ने फैसला किया कि वो अब शादी करना चाहते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, एक सोशल हर्डल। बात ये थी कि अंबानी फैमिली एक कंजर्वेटिव गुजराती फैमिली थी और किसी भी हाल में वो टीना मुनीम को अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट करने को राजी नहीं थे। और धीरू भाई अंबानी इस शादी के खिलाफ इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस ले गए कि इसे रोकने के लिए हर पॉसिबल एफर्ट किया। गैस बॉस, क्रोनी कैपिटलिज्म एंड द अंबानीज, इस किताब के पेज नंबर 41 पर देखिए क्या लिखा है। धीरू भाई अंबानी ने सरकार के अंदर अपने क्लाउड का इस्तेमाल किया और टीना मुनीम पर ईडी की रेड करवा दी और कारवा मैगजीन के 2015 वाले आर्टिकल ने इस बात को कंफर्म किया कि टीना मुनीम पर सच में ईडी की रेड पड़ी थी।
लेकिन अपने फादर के ऑब्जेक्शंस के बावजूद अनिल ने तय कर लिया कि वो सिर्फ टीना मुनीम से ही शादी करेंगे। अनिल को यह भी पता चला कि ईडी की टीम ने टीना के साथ मिसबिहेव किया था। इसी के बाद अनिल ने धीरू भाई को धमकी दी, अगर टीना को अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया तो वो फैमिली छोड़ देंगे। यहाँ पर पूरा फिल्मी ड्रामा चला। इसके बाद फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स ने इंटरवीन किया और धीरू भाई को शादी के लिए राजी कराया। फरवरी 1991 में अनिल अंबानी और टीना मुनीम की शादी हुई और टीना मुनीम बन गई टीना अंबानी। वहीं दूसरी तरफ मुकेश अंबानी की कहानी बिल्कुल अलग थी। उन्होंने उस लड़के से शादी की जो उनकी मां कोकिलाबेन अंबानी को पसंद थी। कोकिलाबेन अंबानी ने एक भरतनाट्यम डांस रिसाइटल के दौरान नीता दलाल को देखा और इसी तरह मुकेश और नीता की शादी हुई। शादी के बाद नीता दलाल नीता अंबानी बन गई और फैमिली में उन्हें असली बहू के रूप में देखा जाने लगा। वहीं टीना अंबानी को अक्सर एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाता था। टाइम के साथ साथ धीरू भाई और कोकिलाबेन फैमिली की कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए नीता पर ज्यादा भरोसा करने लगे। वहीं दूसरी तरफ टीना अंबानी को फैमिली या बिजनेस डिसीजंस में कोई मेजर रोल नहीं दिया गया। साल 1994 में एक ऐसी घटना होती है जो काफी सवाल खड़े करती है। संदीप टंडन, एक IRS ऑफिसर जो पहले टीना अंबानी के रेसिडेंस पर ईडी रेड कंडक्ट कर चुके थे, वो बाद में रिलायंस ग्रुप के साथ कंसल्टेंट के तौर पर ज्वाइन करवा लिए जाते हैं। ये बात ऑलमोस्ट ऑब्वियस थी कि इतना बड़ा डिसीजन मुकेश अंबानी की अप्रूवल के बिना पॉसिबल नहीं होगा और इसी वजह से अनिल अंबानी इस डेवलपमेंट से काफी अपसेट हो जाते हैं। कहा जाता है कि मुकेश अंबानी को लगता था कि रिलायंस को 21st सेंचुरी में ले जाने की कैपेबिलिटी सिर्फ उनके पास ही है और इसके पहले क्लियर सिग्नल्स तब मिलने लगे जब रिलायंस ने टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री लेने का फैसला लिया। रिलायंस इन्फोकॉम के नाम से एक नई कंपनी बनाई गई, लेकिन इस पूरे सेटअप में ना अनिल अंबानी को और ना ही उनके किसी क्लोज एसोसिएट को कोई मेजर रोल दिया गया। रिलायंस इन्फोकॉम डायरेक्टली एक अलग एंटिटी के अंडर आती थी जिसका नाम था रिलायंस कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इस कंपनी में 50.55% स्टेक मुकेश और नीता अंबानी के पास था, जबकि बाकी लगभग 45% शेयर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड होल्ड करती थी। RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ग्रुप की मेन कंपनी थी और इस मेन कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर खुद मुकेश अंबानी थे और टॉप पोजीशंस पर मनोज मोदी, आनंद जैन और भरत गोयनका जैसे लोग थे जिन्हें इंडस्ट्री में मुकेश अंबानी के क्लोज एसोसिएट्स के रूप में देखा जाता था। अनिल अंबानी के लिए एक क्लियर सिग्नल था कि मुकेश अंबानी उन्हें धीरे धीरे साइडलाइन कर रहे हैं और उन्हें अब बराबर का पार्टनर नहीं माना जा रहा। इसके साथ साथ ही अनिल अंबानी को ये भी महसूस होता था कि कंपनी के लिए उनका रोल पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स और मीडिया के साथ साथ रिलेशन मैनेज करना उसकी उतनी तारीफ नहीं हुई। धीरू भाई अंबानी के जिंदा रहते हुए भी साल 1999 तक दोनों भाइयों के बीच एक गहरी दरार पड़ चुकी थी। रिलायंस ग्रुप धीरे धीरे दो अलग फैक्शंस में डिवाइड हो चुका था, एक प्रो मुकेश ग्रुप, दूसरा प्रो अनिल ग्रुप। धीरू भाई अंबानी को भी ये बात अच्छी तरह से पता थी कि उनके दोनों बेटों के बीच सब ठीक नहीं चल रहा, लेकिन बिजनेस को डिवाइड करने के बजाय उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। मार्च 2002 में धीरू भाई अंबानी ने अपनी रिलायंस कंपनीज का एक मर्जर अनाउंस किया। कहते हैं इस मर्जर के पीछे ये सोच थी कि रिलायंस ग्रुप में डिवीजन इम्पॉसिबल हो जाएगा और दोनों भाइयों को एक साथ मिलकर काम करना ही पड़ेगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग निकली। 6 जुलाई 2002 धीरू भाई अंबानी का देहांत हो जाता है। धीरू भाई अंबानी के देहांत के बाद रिलायंस का पूरा कंट्रोल मुकेश अंबानी के हाथ आ जाता है और अनिल अंबानी रिलायंस के सेकंड इन कमांड बन जाते हैं। लेकिन कुछ ही महीनों बाद दोनों भाइयों के बीच टेंशन धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अनिल अंबानी को ये महसूस होता था कि मुकेश अंबानी RIL का यूज कर रहे हैं अपने टेलीकॉम वेंचर्स को फाइनेंस करने के लिए और साथ ही अपने क्लोज एसोसिएट्स को पर्सनल बेनिफिट पहुंचाने के लिए। इसके अलावा अगर बात करें तो नीता अंबानी का रोल भी रिलायंस इन्फोकॉम में बढ़ गया था। वो अब कंपनी के एडवर्टाइजमेंट और ब्रांडिंग ऑपरेशन संभालने लग गई थी। अनिल अंबानी को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी और धीरे धीरे वो इस पर ओपनली विरोध करने लग गए थे और बस 3 महीने बाद जुलाई 2004 रिलायंस बोर्ड ने अनिल अंबानी की फाइनेंशियल पावर्स को रिड्यूस कर दिया और मुकेश अंबानी को कंपनी के फुल फाइनेंशियल कंट्रोल दे दिए गए। साथ ही साथ में एक और ऑफर बोर्ड के सामने आया, वाइस चेयरमैन को चेयरमैन के अंडर काम करना होगा। इसी बात से अनिल अंबानी को ये बात क्लियरली समझ आने लगी कि मुकेश अंबानी उन्हें पूरी तरीके से साइडलाइन करना चाह रहे हैं। धीरू भाई अंबानी के देहांत के बाद
अनिल चाहते थे कि उनकी मां कोकिलाबेन अंबानी रिलायंस की चेयरमैन बन जाए, लेकिन मुकेश अंबानी ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए ये गलत सिग्नल जाएगा। अब मुकेश अंबानी के पर्सपेक्टिव से चीजें समझने के लिए कुछ पुराने आर्टिकल्स को देखिए। मुकेश अंबानी को लगता था कि अनिल बिजनेस के मामले में इतने सीरियस नहीं है। इसका रीजन उनकी मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह के साथ पॉलिटिकल कनेक्शंस और नजदीकियां थी। मुकेश अंबानी इस सिचुएशन से काफी अनकंफर्टेबल थे। धीरू भाई अंबानी भी पॉलिटिकल लीडर्स के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप रखते थे, जैसे इंदिरा गांधी के साथ, लेकिन उनका अप्रोच ये होता था कि वो अपनी और अपनी कंपनी की इमेज को मेंटेन करते हुए कनेक्शंस बनाएं। धीरू भाई अंबानी किसी एक पॉलिटिशियन को ज्यादा फेवर नहीं करते थे, लेकिन अनिल अंबानी अक्सर समाजवादी पार्टी के साथ ज्यादा क्लोज नजर आते थे। जून 2004 अनिल अंबानी ने यूपी से राज्यसभा के लिए एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में नॉमिनेशन फाइल किया, और गैस व्हाट, आगे क्या हुआ? अमर सिंह और मुलायम सिंह यादव की सपोर्ट से वो जीत भी गए। इसका रीजन ये था कि उस वक्त कांग्रेस की सरकार सेंट्रल में नई चुनकर आई थी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस की मेन राइवल्स में से एक थी। आज की तरह नहीं कि दोनों एक दूसरे के साइकिल पे सवार हैं, उस वक्त ये एक दूसरे की कट्टर राइवल मानी जाती थी। मुकेश अंबानी को लगता था कि रिलायंस के बिजनेस इंटरेस्ट के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि अनिल अंबानी एक अपोजिशन पार्टी के इतने क्लोज नहीं हो सकते, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इसके अलावा जब अनिल अंबानी ने राज्यसभा के लिए अपना फॉर्म भरा तो उन्हें अपनी और अपनी वाइफ की वेल्थ डिक्लेयर करनी पड़ी। मुकेश अंबानी इस चीज से भी काफी नाखुश थे, क्योंकि अब पब्लिकली सबको पता चल गया कि उनके पास कितना पैसा है। और तीसरा कारण ये था कि मुकेश अनिल के पावर जनरेशन प्रोजेक्ट से भी काफी नाखुश थे। अनिल अंबानी ने यूपी के दादरी में एक गैस बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट शुरू करने की घोषणा की। इस प्रोजेक्ट के लिए कहा गया कि गैस कृष्ण गोदावरी बेसिन में हुई गैस डिस्कवरी से आएगी। मुकेश अंबानी का मानना था कि अनिल अंबानी ने ये प्रोजेक्ट रिलायंस पर थोप दिया है, और ये प्रोजेक्ट बिजनेस लॉजिक से ज्यादा पॉलिटिकल रीजंस की वजह से आगे बढ़ रहा था, खासकर अमर सिंह और मुलायम सिंह यादव को खुश करने के लिए। लेट 2004 तक आते आते दोनों भाइयों के बीच के रिश्ते ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच चुके थे। यहाँ तक कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने फ्रंट पेज की रिपोर्ट पर लिखा, एक बड़े बिजनेस ग्रुप के दो भाइयों के बीच गहरी दरार आ चुकी है। उस वक्त मीडिया का एक सेक्शन काफी ज्यादा बोल्ड हुआ करता था, जो पावरफुल ग्रुप्स पर भी खुलकर रिपोर्ट पब्लिश करता था, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो। आज की मीडिया की तरह नहीं कि टीआरपी के लिए कोई भी फेक न्यूज चला दिया, कुछ भी चला दिया। उस टाइम की मीडिया सबसे ज्यादा पावरफुल मानी जाती थी। लेकिन इसके बाद 18 नवंबर 2004 को दो काफी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। उस दिन CNBC TV 18 के एक बिजनेस सेमिनार में मुकेश अंबानी शामिल हुए थे। इस इवेंट में माइक्रोसॉफ्ट के CEO स्टीव बाल्मर भी मौजूद थे। स्टीव बाल्मर असल में मुकेश अंबानी के पुराने दोस्त और क्लासमेट रह चुके हैं। दोनों ने स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल में साथ में पढ़ाई की थी। अब हुआ क्या, अपनी स्पीच के दौरान स्टीव बाल्मर ने एक ऐसी बात कह दी जो वहां मौजूद हर किसी के लिए काफी शॉकिंग थी। स्टीव बाल्मर ने कहा, स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल के हमारे बैच में सिर्फ दो लोग ही थे जिन्होंने पहले ही साल में ड्रॉप आउट कर लिया था, एक मैं खुद और दूसरे मुकेश अंबानी। इस बात को सुनकर वहाँ मौजूद ऑडियंस शॉक्ड रह गई, क्योंकि सालों तक दुनिया यही मानता था कि मुकेश अंबानी ने स्टैनफोर्ड से अपनी MBA को कंप्लीट किया है। रिलायंस के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में भी यही लिखा हुआ था। इसलिए स्पीच सुनकर मुकेश अंबानी काफी अपसेट हो गए और कुछ ही देर में वहां से चले गए। लेकिन जाने से पहले वो एक बॉम्ब फोड़ के ही गए। उन्होंने माना कि रिलायंस ग्रुप में ओनरशिप इश्यूज थे, लेकिन ये सारे मामले अब प्राइवेट डोमेन में शिफ्ट हो चुके हैं। अब कोई भी इस बात को लेकर श्योर नहीं था कि ऐसी बात पब्लिक प्लेटफॉर्म पर क्यों कही गई, क्योंकि इस पॉइंट तक दोनों भाइयों का कॉन्फ्लिक्ट ऑफिशियली सामने नहीं आया था। कुछ दिनों बाद मुकेश अंबानी ने अपनी बात वापस ले ली और कहा कि रिलायंस में ओनरशिप का कोई विवाद नहीं है, क्योंकि धीरू भाई अंबानी ने अपने सामने ही सारे इश्यूज को सॉल्व करवा दिया था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुकेश अंबानी अब चाहे जितनी भी सफाई देने की कोशिश करते, मीडिया के लिए कहानी अब सेट हो चुकी थी। सालों तक जो भाइयों का तनाव चुपचाप चलता रहा, वो अब एक खुली लड़ाई में बदल चुका था। एक ऐसी लड़ाई जो कैमरा के सामने लड़ी जा रही थी। ये सिर्फ मुकेश और अनिल के बीच का पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, बल्कि इंडिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट एम्पायर की क्रेडिबिलिटी का सवाल बन चुका था। इस पूरी मीडिया वॉर में अनिल अंबानी का पल्ला भारी था, क्योंकि मुकेश अंबानी के खिलाफ लगातार रिपोर्ट्स आती रही, जैसे पॉलिटिकल डील्स कैसे की गई, पावर कॉरिडोर्स में की गई डील्स का क्या हुआ,
और ये आरोप कि रिलायंस को कैसे अपने और अपने क्लोज सर्कल के फायदे के लिए चलाया जा रहा था। कॉर्पोरेट गवर्नेंस से लेके एथिक्स तक हर चीज पर पब्लिक में खुलेआम बहस हो रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स में सवाल उठा, मुकेश अपने छोटे भाई के साथ कैसा बिहेव करते हैं। आने वाले महीनों में मुकेश अंबानी की इमेज काफी डैमेज भी हो जाती है और उनकी क्रेडिबिलिटी पे पब्लिक लाइमलाइट बढ़ने लगती है। दिसंबर 2004 तक टेंशन का लेवल इतना हाई हो गया था कि फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम को पर्सनली बीच में आना पड़ा। उन्होंने कहा, इस लड़ाई से देश को काफी नुकसान हो रहा है और ये कॉन्फ्लिक्ट तुरंत खत्म होना चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से भी प्रेशर आता है और दूसरी तरफ से प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की तरफ से भी दबाव डाले जाते हैं। हालांकि पीएमओ ने बाद में इस बात को डिनाई भी किया था। इसके अलावा मुकेश अंबानी पर उनकी मां कोकिलाबेन अंबानी का भी प्रेशर था और आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन और फैमिली फ्रेंड केवी कमत भी इंटरवीन करते हैं। इन सब प्रेशर के बाद तब जाके मुकेश अंबानी समझौते के लिए तैयार होते हैं। जून 2005 में एक लंबी लड़ाई के बाद दोनों भाई अपने झगड़े सुलझा लेते हैं और एक एग्रीमेंट को साइन करते हैं। एग्रीमेंट के मुताबिक मुकेश अंबानी को रिलायंस की फ्लैगशिप कंपनीज जैसे RIL और इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कंट्रोल मिलता है, जो 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने रिलायंस को बेची थी। जबकि अनिल अंबानी को कंट्रोल मिलता है रिलायंस इन्फोकॉम, रिलायंस एनर्जी और रिलायंस कैपिटल का। और इस सेटलमेंट का एक क्रूशियल हिस्सा था 10 साल का नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट, जिसमें क्लियर लिखा गया था कि अगर एक भाई किसी सेक्टर में बिजनेस करेगा तो दूसरा भाई उस सेक्टर में कंपीटिंग कंपनी नहीं खड़ी करेगा, कम से कम 10 सालों के लिए तो बिल्कुल नहीं। समझौते के मुताबिक मुकेश अंबानी को रिलायंस ग्रुप के मेजर एसेट्स लगभग 60 से 70% मिलता है, जबकि दूसरी तरफ अनिल अंबानी के पास 30 से 40% एसेट का कंट्रोल आता है। और इसी समय तक 2007 आते आते अनिल अंबानी की नेटवर्थ तेजी से बढ़कर $45 बिलियन तक पहुंच गई थी और दूसरी तरफ मुकेश अंबानी की नेटवर्थ $49 बिलियन थी। दोनों भाई अब एक दूसरे के काफी क्लोज कॉम्पिटिटर बन चुके थे, लेकिन लोग समझ रहे थे कि उनका कॉन्फ्लिक्ट परमानेंटली सुलझ गया, लेकिन हकीकत मेरे दोस्त कुछ और ही थी। मुकेश अंबानी को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आती थी कि रिलायंस इन्फोकॉम अनिल के कंट्रोल में कैसे चली गई। ये उनका खुद का ड्रीम प्रोजेक्ट था। मुकेश अंबानी इंतजार कर रहे थे परफेक्ट मोमेंट का और ये चांस उन्हें जनवरी 2008 में मिलता है, जब अनिल अंबानी रिलायंस पावर का IPO लॉन्च करते हैं। Ambani's Reliance Power will be the country's largest IPO. The price band is expected to be anywhere between 400 to 450 rupees. दादरी पावर प्रोजेक्ट के लिए अनिल अंबानी ने रिलायंस पावर एस्टैब्लिश की थी। IPO में उन्होंने 12,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए और उस दिन ये IPO लॉन्च होते ही रिलायंस पावर बन गई इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी। Day 1 of Reliance Power IPO had a rush. मगर बस अगले दिन ही रिलायंस पावर के शेयर्स मार्केट में गिरना शुरू हो गए। It came, it listed and it tumbled. The much hyped Reliance Power IPO today failed to ignite the markets. Instead, at the end of the day, the Sensex had seen one of its worst. और बस एक ही दिन में रिलायंस पावर के शेयर्स लगभग 20% नीचे चले जाते हैं। अनिल अंबानी ओपनली क्लेम करते हैं कि सडन ड्रॉप के पीछे मुकेश अंबानी की कंपनी का हाथ है। सभी यानी SEBI को दी गई कंप्लेंट में अनिल अंबानी ने कहा कि शेयर्स अलॉटमेंट के सिर्फ 4 मिनट बाद मॉरिशस की कंपनीज जो मुकेश अंबानी से लिंक्ड थी, उन्होंने शेयर्स को बेचना स्टार्ट कर दिया था। इन शेयर्स के बढ़ते ही अनिल अंबानी मुकेश अंबानी से आगे निकल सकते थे, लेकिन शेयर्स की प्राइस गिरने की वजह से ये मुमकिन नहीं हो पाया। ये अनिल अंबानी के लिए एक बड़ा झटका था। कुल मिला के ये स्टोरी थी अनिल अंबानी की, जो आज के टाइम पे लोगों को नहीं पता। इसके साथ साथ और भी कॉमन चीजें थी जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में नहीं बताई, क्योंकि वो ऑडियंस को पहले से पता है। वीडियो लंबी भी हो जाती, इसलिए मैंने उसको पूरा कोर डेप्थ में नहीं ले गया, क्योंकि वो कॉमन चीजें तो उसको डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं था। इस वीडियो का सबसे मेन कोर था बुक। आप उस बुक को जरूर जाके पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन इस वीडियो को अभी स्किप मत करना, मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, आप उसका आंसर कमेंट में जरूर देना। मेरा सवाल बहुत सिंपल है कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। मेरे लिए इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा लाइफ लेसन था, चाहे पैसा जितना भी हो, वो रिश्ता कभी खरीद नहीं पाएगा। और जब बात ईगो और घमंड कंट्रोल करने की आए तो पैसा वहाँ पे साथ नहीं देता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सोचिएगा, समझिएगा, ब्लाइंड ट्रस्ट से बचिएगा और खुद रिसर्च कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।